Plastids are double membrane bounded pigment containing cellular organelles which are only present in plant and algal cell. So in today's video we are going to discuss about structure and function and types of plastids. So let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। फेडरल बोर्ड बायोलॉजी का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और अब तक हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल रिलेटेड टेक्निक्स, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ ली हैं और इन तमाम वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जा सकते हो, उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी अगर आप चैनल में नए हो और पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप उनको देख सकते हो और आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो प्लास्टिड्स के बारे में, प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स एंड एल्गल सेल। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एल्गल सेल में होते हैं। सही है? अच्छा, क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है तो किसी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता और फंजाई में नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ ऑटोट्रोफ में प्रेजेंट होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एल्गी के सेल्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्या काम होता है इसका? इसका स्पेसिफिक जो मेन फंक्शन ये होता है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है और फूड स्टोरेज कर रहा होता है। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स में, लेकिन जो मेन और प्राइमरी फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस करना है, फूड बनाना और फूड को स्टोर करना है। सही है? अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं इसकी टाइप्स से। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोप्लास्टिड क्या होता है। देखो, प्रो का वर्ड कहीं पे भी आता है ना तो वो स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोप्लास्टिड का मतलब है ये उन पार्ट्स, उन स्ट्रक्चर का जिक्र किया गया है जिससे दूसरे प्लास्टिड्स बनेंगे। सही है? आपने पहले से प्लास्टिड्स का नाम सुन रखा होगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये सब मेच्योर पार्ट है। प्रोप्लास्टिक क्या होता है? इमेच्योर होता है, यंग, इमेच्योर एंड डेवलपिंग प्लास्टिड्स इन मेरिस्टेमेटिक सेल। यानी प्रोप्लास्टिड क्या है? यंग, इमेच्योर एंड डेवलपिंग प्लास्टिड। सही, जो अभी कंप्लीटली तौर पे मेच्योर प्लास्टिड नहीं बना, जो डेवलपिंग स्टेज पे है, उन प्लास्टिड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोप्लास्टिक कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, डिवाइड और रीडिवाइड हो सकते हैं, यानी खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू आउट दी सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होता है, आपको पता है, वो सेल जिनमें डिवीजन हो सकती है। तो जब डिवीजन हो सकती है तो वो सेल जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, तो वो डिवाइड होते रहते हैं। तो सेल डिवाइड होता है और उसी में प्रोप्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो भी डिवाइड हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो सेल जब फिक्स्ड हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, तो उसमें प्लास्टिड्स भी अपनी स्पेसिफिक फॉर्म में आ जाते हैं। सही है? दे मे बी डेवलप इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ये जो है हमारे पास प्रोप्लास्टिड, वो क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेल स्ट्रक्चर एंड इंटरसेलुलर फैक्टर एंड लाइट एक्सपोजर। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये इसका क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में बनना? सेल स्ट्रक्चर पे, कि वो सेल कौन सा स्ट्रक्चर, अगर स्टोरिंग सेल है तो वो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस या मीजोफिल सेल है तो वो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा। सही, कुछ इंटरसेल्युलर फैक्टर्स होते हैं और लाइट एक्सपोजर होता है। ऑब्वियसली अगर लाइट से एक्सपोज सेल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और इसका मतलब ये है कि वो प्रोप्लास्टिड फिर क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल डेवलप कर रहा होता है, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं जिसमें अभी डेवलपमेंट होनी होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उनमें जो प्लास्टिड होता है वो प्रोप्लास्टिड्स की फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद ये मेच्योर होकर या तो क्लोरोप्लास्ट बनता है या तो ल्यूकोप्लास्ट बनता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सेल है कौन सा, सेल कहाँ पर है, उसके सेल के इंटरसेल्युलर फैक्टर्स के ऊपर और लाइट के एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है। एक और टाइप है हमारे पास प्लास्टिड्स की जिसको हम कहते हैं इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट जो होता है ये स्पेसिफिक टाइप है। इसमें ये होता है कि ये दोनों चीज़ों में इंटरकन्वर्जेबल होता है। यानी अगर ये लाइट से एक्सपोज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और अगर डार्कनेस में होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट में। तो इस तरह के प्लास्टिड्स को हम कहते हैं इटियोप्लास्ट। सही है? यानी लाइट से एक्सपोज है तो क्लोरोप्लास्ट है, डार्कनेस में आ जाएगा तो ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा।
सही है। अच्छा, अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट दे आर फाउंड इन पैरेन्काइमा सेल ऑफ रूट, स्टेम एंड सीड्स। अच्छा जी, आपको पता है पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू की टाइप है, सही है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, वो प्रोप्लास्टिड था उसमें। फिर उसके बाद जब वो परमानेंट हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको हम पैरेन्काइमा उसकी एक टाइप है। तो पैरेन्काइमा में मौजूद होता है रूट में, स्टेम में और सीड में, सही है। तो ल्यूकोप्लास्ट पैरेन्काइमा ऑफ रूट, स्टेम एंड सीड्स में प्रेजेंट होता है। स्टोरेज ऑर्गेनेल है, स्टोरेज सेल ऑर्गेनेल है, यानी फूड की स्टोरेज करवाता है। ऑन द बिहाफ ऑफ स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ल्यूकोप्लास्ट की भी डिफरेंट टाइप है। सबसे पहली टाइप है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का मतलब ये है कि ये स्पेसिफिकली स्टार्च को स्टोर करके रखेगा, सही है। इसके अलावा है इलेजियोप्लास्ट, जिसका मतलब है ये लिपिड की स्टोरेज करेगा। और उसके बाद है प्रोटीनोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन की स्टोरेज करेगा, सही है। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, सही है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट है हमारे पास। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड प्रोड्यूसिंग पार्ट्स में होता है, यानी प्लांट के कलरफुल पार्ट्स में होता है। अच्छा, ये नॉर्मली यूजुअली ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जैसा नहीं होता। ये ऐसा होता है कि इसमें कलरफुल पार्ट्स में, प्लांट के कलरफुल पार्ट जैसे कि फ्लावर के पेटल्स हो गए और फ्रूट्स हो गया, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, जो कि अदर देन ग्रीन। हालांकि ये पूरा पार्ट मैंने ग्रीन से लिखा है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे होगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ग्रीन के अलावा सारे कलर होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन से लिखा है ताकि आपको ये बात याद रहे, सही है। अच्छा जी, ग्रीन के अलावा इसमें सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि दूसरे कलर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक दैट के एप्पल का रेड कलर, मैंगो का येलो कलर, फ्लावर का रेड कलर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उनके सेल में जो प्लास्टिड होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ये एक स्पेसिफिक टाइप है, सही है, जो कि उसी जगह पे प्रोड्यूस होगी, सही है। ये स्पेसिफिक स्पेशल टाइप का प्लास्टिड है जो कि कलरफुल पार्ट होता है, यानी कलरफुल पार्ट में प्रेजेंट होता है, सही है। अच्छा, क्योंकि ये कलरफुल पार्ट में प्रेजेंट होता है तो ये ब्यूटी को इंटीग्रेट करता है, ब्यूटी को इंड्यूस करता है, और जिसकी वजह से अगर ये फ्लावर में प्रेजेंट है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को इंड्यूस करता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा जी, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जब ऑब्वियसली जब किसी फ्लावर की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर आएगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आता है क्लोरोप्लास्ट की तरफ। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब ये मैंने ग्रीन से नहीं लिखा, रेड से लिखा है ताकि ऑब्वियसली आपको याद रहे। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और ये मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रोफ है। कौन सा ऑटोट्रोफ है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है, यानी लाइट को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी प्लांट को खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसकी अपनी बॉडी जो है फूड को प्रिपेयर कर लेती है, सही है। दैट्स वाई दे आर ऑटोट्रोफ। और किस तरह का ऑटोट्रोफ है? ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन साइट होता है, जो मेजर साइट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट होता है, सही है। दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ज़्यादातर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि लीफ के मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब ज़रा हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ लेते हैं। फंक्शन तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस करना, हम इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, 3 चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, 3 चीज़ें, सही है। पहली चीज़ क्या है? एनवेलप, दूसरा है स्ट्रोमा, और तीसरा है ग्रेना, सही है। मैं ज़रा इन सबको एक एक करके डिफाइन करता हूँ। एनवेलप जो होता है इसकी मेम्ब्रेन को कह रहे हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो उनमें पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। ये वो प्रोटीन होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। तो दैट्स वाई आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो परमिएबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, सही है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है वो तकरीबन 25 to 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। अच्छा जी, अंदर आते हैं। जब हम मेम्ब्रेन से अंदर आएंगे तो जो इसकी बेस होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो होती है स्ट्रोमा, यानी इसके अंदर का जो फ्लूइड पार्ट होता है, इसका जो जेल पार्ट होता है वो स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पार्ट था वो मैट्रिक्स था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था। इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रोमा के अंदर जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए था, राइबोसोम्स था, इसमें भी
सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह यहाँ पर राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S होते हैं। सही है। नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं। सही है, लेकिन इस पे क्या होता है 70S। अब ये 70S या 80S क्या है, ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हो जिसमें मैंने सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ाया था, जिसमें राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिक्र किया था, वहाँ पर ये चीज़ समझाई थी, तो आप वहाँ पर देख सकते हो उस चीज़ को। एस फॉर सेडवर्ड्स या फिर यूँ कह सकते हो सेडिमेंटेशन रेट। अच्छा खैर, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो इसका मतलब है कि ये अपने आप को खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो यानी इसको न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं पड़ती, न्यूक्लियस के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती रेप्लिकेशन करने के लिए। सही है। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बार बार कंपेयर क्यों कर रहा हूँ भाई, इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ये कंपैरिजन आना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपेयर करके बताओ, सिमिलरिटीज़ बताओ, तो आप सिमिलरिटी भी बता सको, डिफरेंस बताओ तो डिफरेंस भी आप बता सको। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में बहुत सारे, ताकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इसके अंदर हो सके। अच्छा, अब और थोड़ा सा अंदर आते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर यानी ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए पिगमेंट, और वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। सही है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और भी डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं। लेकिन ये क्लोरोफिल स्ट्रोमा में ऐसे इधर उधर घूम नहीं रहे होते, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होते हैं। और उस मेम्ब्रेन के अंदर वो जो मेम्ब्रेन होती है कोई आम मेम्ब्रेन नहीं होती, उस पर डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स होते हैं, और इस तरह से पूरा एक सिस्टम बन जाता है, मेम्ब्रेन सिस्टम बन जाता है, जिसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड, जिसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। अब ये थाइलाकॉइड दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल थाइलाकॉइड होता है और एक लार्ज थाइलाकॉइड होता है। लार्ज थाइलाकॉइड को अभी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन स्मॉल थाइलाकॉइड जो होता है वो अकेला कभी भी नहीं होता, बंचेस की फॉर्म में होता है। यानी एक पिगमेंट्स है, सही है, वो पिगमेंट्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है या मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम थाइलाकॉइड कह रहे हैं। सही है, एक थाइलाकॉइड, स्मॉल थाइलाकॉइड, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, तो बन जाता है एक बंडल, एक बंच बन जाता है, जिसको हम ग्रेनम कह रहे होते हैं। ये देखें, ये एक थाइलाकॉइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह से बहुत सारे थाइलाकॉइड। यानी यूँ होता है कि 20 से 25 थाइलाकॉइड एक आपस में यूँ अरेंज्ड होते हैं तो एक ग्रेनम बनता है। सही है, और बहुत सारे ग्रेनम को हम प्लूरली ग्रेना कह रहे होते हैं। तो पूरे क्लोरोप्लास्ट में तकरीबन 40 से 50 या 60 ग्रेना मौजूद होते हैं। सही है। अच्छा जी, अब होता ये है कि ये ग्रेनम यानी ये जो एक थाइलाकॉइड है, ज़रा थाइलाकॉइड की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये ग्रेना किससे बना है, स्मॉल थाइलाकॉइड से बना है। इसके अंदर पिगमेंट होता है, दैट्स वाई ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन मैंने रेड दिखाया है ताकि बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने रेड से इसको बना दिया। अच्छा, अब क्या होता है, ये ज़रा हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये जो एक थाइलाकॉइड यानी ये जो सिंगल हिस्सा है, ये पूरा ग्रेनम है, लेकिन इसका जो ये एक पार्ट है, दिस इज़ द थाइलाकॉइड। इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे तो क्या हमें नज़र आएगा, इसकी मेम्ब्रेन नज़र आएगी और इसके अंदर का स्पेस नज़र आएगा। ये जो इसके अंदर का स्पेस है हम इसको कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन, और इसकी जो मेम्ब्रेन है हम इसको कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सही है, ये इस मेम्ब्रेन में हमारे पास पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स भी होता है, जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अंदर ATPase सिंथेटेज भी होता है, इसके अंदर NADP रिडक्टेज भी होता है, डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन में काम आते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे होते हैं। खैर, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, इसकी वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है चैनल में, आप देख सकते हो कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन की। तो है, फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है, और इसी के साथ साथ फॉस्फोराइलेशन भी चल रहा होता है, यानी थाइलाकॉइड ल्यूमेन और मेम्ब्रेन दोनों में मिला के। सही है। अच्छा, ये जो लॉन्ग थाइलाकॉइड होता है, ये जो ग्रीन से पार्ट दिखाया है, ये लॉन्ग थाइलाकॉइड क्या होता है, इसको हम इंटरग्रेना भी कहते हैं, इंटरग्रेना या लार्ज थाइलाकॉइड कहते हैं। वजह क्या होती है, ये क्या करता है, एक ग्रेना है, दूसरा ग्रेना है, तीसरा ग्रेना है, सारे ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है। इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, कोई फोटोसिंथेसिस इसके अंदर नहीं होती, दैट्स वाई ये कलरलेस होता है। और जो ग्रेना होता है वो कलरफुल होता है, यानी ग्रीन कलर का होता है बेसिकली। सही है। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर होती है।
इस यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सही तरह से समझना है, फोटोसिंथेसिस को सही तरह से समझना है, तो इस स्ट्रक्चर का आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब फंक्शन को ज़रा पढ़ लेते हैं। 2 स्टेप में फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ATP और NADP बनता है, और ये बनता है थाइलाकॉइड के अंदर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर। सही है। तो बेसिकली जो लाइट रिएक्शन होता है वो थाइलाकॉइड में होता है, फिर यहाँ से ATP और NADP H2 निकल के जाते हैं स्ट्रोमा पे, और स्ट्रोमा पे होता है डार्क रिएक्शन, और इसके बाद जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। सही है। और अगर वो ग्लूकोज जो है वहीं पे रह जाएगा, स्टोर हो जाएगा सक्रोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, सेल में चला जाएगा, या फिर क्या कहते हैं दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी रिलीज होगी। सही है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं यहाँ पे इससे रिलेटेड, कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ रेप्लिकेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी इन दोनों ऑर्गेनेल को न्यूक्लियस की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। यानी ये यूँ समझ लें कि अगर सेल एक बाप है, सही है, तो ये ऐसी औलाद है जो अपना खुद थोड़ा बहुत ख़र्चा निकाल सकती है। सही है। तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, न्यूक्लियस एक बाप है तो ये अपना खर्चा खुद से निकाल सकते हैं, इसको बार बार रेप्लिकेट होने के लिए न्यूक्लियस की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। सही है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, और लाइक भी करो, कमेंट भी करके बताओ। इंशाल्लाह आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।